हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। अब एग्जाम में मात्र लगभग 2 महीने का समय हमारे पास शेष रह जाता है। तो आप लोगों की तैयारी कहाँ तक पहुंची है, रिवीजन में हो या अभी सिर्फ पढ़ रहे हो। बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं उनके मेरे को कमेंट भी आ रहे थे कि किसी का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, कोई अभी तक पढ़ रहा है। लेकिन जो अपनी पिछली एक वीडियो मैंने डाली थी हिंदी साहित्य से रिलेटेड, जो अपना हिंदी का पेपर होता है 2nd ग्रेड में, तो उसमें 80% क्वेश्चन किन टॉपिक्स से आते हैं, तो उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। उस वीडियो में मैंने आपको कहा था कि अगर आपको इनके टॉपिक बाय टॉपिक, यानी कि हर एक टॉपिक का भी अगर आपको इसमें मैं आपको एनालिसिस करके पुराने पेपर्स का और बताऊं कि कौन सा टॉपिक अपने लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके अंदर आपके बहुत सारे जनों के कमेंट आए कि हमें टॉपिक बाय टॉपिक भी बता दीजिए कि कौन सा जो टॉपिक है वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वही चीज़ें बताने वाली हूँ कि जो अपना हिंदी का पूरा सिलेबस है उसका कौन सा पार्ट है। जो पहले तो मैंने आपको मोटे मोटे तौर पे समझा दिया था, बता दिया था, लेकिन अब उन पार्ट्स के अंदर भी एवरी टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो कौन कौन से हैं कि एक तो अपना गद्य पद्य वाला हो जाएगा, एक अपनी साहित्यिक व्याकरण, और एक अपनी जो हिंदी साहित्य की जो नॉर्मल व्याकरण होती हैं उसके अंदर तो वो व्याकरण हो जाएगा। एक इसमें गद्यांश आता है वो हो जाएगा, और शिक्षण विद्या हो जाएगी। तो कुल मिला के जो ये सारा पोर्शन है, तो इनमें से बहुत सारे टॉपिक, अब हर एक के अंदर बहुत सारे टॉपिक हैं, तो कौन से टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं वही हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अपना जो पार्ट इसमें आता है वो है अपना गद्य पद्य का। जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि गद्य पद्य के अंदर क्या आते हैं, जो तुलसी कबीर वो सब होते हैं वो सब अपने पद्य के अंदर आते हैं, और जो बाकी नाटक उपन्यास वो सारी चीज़ें हैं वो सब हमारे गद्य के अंदर आती हैं। तो उसमें मैंने इसकी हर एक जो उपन्यास है नाटक है उसका अलग से नहीं बनाया है कि किस में से कितने आते हैं। उसमें ऐसा कोई फिक्स नहीं, किसी में से भी उठ के आ सकते हैं, क्योंकि उसमें हर बार जो सिलेबस चेंज होता है उसमें या तो कोई नया टॉपिक लगेगा, कोई उपन्यास नया जुड़ गया। जैसे पिछली बार गोदान नहीं था, इस बार गोदान वापस ऐड हो गया। 2021 में जो पेपर हुआ था उसमें गोदान था, तो इस हिसाब से उसमें कोई अलग से चीज़ नहीं है। जो ओवरऑल हैं वो मैंने बता दिया है कि गद्य के अंदर जो आएंगे वो आपके 13 से 15 क्वेश्चंस आएंगे लगभग, और जो पद्य पार्ट हैं उसके अंदर आपके आएंगे 19 से 21 प्रश्न के बीच में आपके जो हैं वो प्रश्न आने वाले हैं। एग्जैक्ट नहीं बताऊंगी क्योंकि 1-2 प्रश्न आगे पीछे इसमें होते रहते हैं। दूसरा अपना जो पार्ट आता है वो है शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियों के फिक्स हैं 20 प्रश्न आएंगे, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं एक टॉपिक हमारे लगता है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। इसके अंदर से हमारे जो हैं 5 प्रश्न आते हैं, जिसके अंदर हमें जो वो बोलियाँ वगैरह पूछी जाती हैं कि कौन सी बोली कहाँ की हैं, जो हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ। ये एक छोटा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। अगर आपके पास इसके नोट्स हैं या आपके पास ये टॉपिक हैं और आपको आता है तो अच्छी बात है। हाँ, अदरवाइज़ आप मुझे कमेंट करके बता देना, ये टॉपिक मैं आपको अच्छे से कवर करवा दूंगी। उसके बाद में देख लीजिए, एक मैं आपको ये चीज़ बताने वाली हूँ कि जो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, ये जो हमारा पोर्शन लगता है, इस प्रो का मतलब है कि ना तो आदिकाल है, ना भक्तिकाल है, ना रीतिकाल है, और ना ही आधुनिक काल है। तो फिर है क्या? तो इससे पहले जो काल विभाजन हुआ था, काल विभाजन की जो प्रक्रिया थी, यानी कि कब से स्टार्ट हुआ, मिश्र बंधुओं ने क्या कहा था, पहली पुस्तक कौन सी थी, कौन किसने किसको कौन सा काल कहा, तो ये जो काल विभाजन से पहले की जो प्रक्रिया है, जिन्होंने इस काल विभाजन को निर्धारित किया है, उसमें से हमारे 3 से 5 प्रश्न फिक्स हैं। जैसे रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा, तो इनके जो प्रश्न बनते हैं वो सब इन प्रो से आ जाते हैं। प्रो का मतलब है कि इन चारों काल से पहले जो प्रश्न जो हमारे बनते हैं उनसे रिलेटेड हैं। उसके बाद में हम देखते हैं आदिकाल। आदिकाल से हमारे आते हैं लगभग 5 से 7 प्रश्न। कितने? 5 से 7 प्रश्न आते हैं, इनके बीच में आते हैं। भक्ति काल से भी हमारे 5 से 6 के बीच में प्रश्न आते हैं। रीति काल से 5 से 7 के बीच में, और आधुनिक काल से 5 से 7 के बीच में। इन काल्स के अंदर हमें क्या मिलता है कि एक तो मिलती हैं रचनाएं और एक मिलती हैं हमें विशेषताएं। हर काल के अंदर कोई ना कोई विशेषता छुपी होती, तो उन विशेषताओं से रिलेटेड कोई क्वेश्चन दे देंगे या फिर रचनाओं से। आधुनिक काल में रचनाएं ज़्यादा पूछी जाती हैं। इनके अंदर जो प्रगति काल वगैरह, भारतेंदु, जो सब लगते हैं ना, द्विवेदी युग, इन सब से रचनाएं ज़्यादा आती हैं। बाकी जो भारतेंदु युग और द्विवेदी युग है, इन 2 काल से या प्रगतिवादी से डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं। तो इसके अंदर आपको ऐसा कुछ नहीं है कि आप कौन सा पढ़े कौन सा छोड़े, इसके अंदर आपको सब कुछ पढ़ना है। सारा जो ओवरऑल है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सभी इक्वल हैं लगभग, तो इसमें से आप कुछ नहीं छोड़ सकते हैं। यानी कि कोई ऐसा नहीं है कि किसी को आप अच्छे से पढ़ ले, किसी को नहीं पढ़े। लेकिन ये जो प्रो वाला है ये इतना ज़्यादा मैटर नहीं है, बस थोड़ा बहुत ही मैटर है। उसमें से 3 से 5 प्रश्न आसानी से बन जाते हैं, तो इसे आप
अच्छे से क्लियर कर लें। उसके बाद में हम देखते हैं साहित्यिक व्याकरण। साहित्यिक व्याकरण के अंदर हमारे लगते हैं काव्य गुण, काव्य दोष, शब्द शक्ति, अलंकार, रस, छंद। इसके अलावा भी जो एक दो टॉपिक अगर कहीं से और लगते हैं जैसे रीति वगैरह, तो उनसे प्रश्न आते तो नहीं हैं, लेकिन सिलेबस में है तो कभी कभार उनसे आ जाते हैं, क्योंकि इसका वेटेज 10 से 11 या 10 से 12 प्रश्नों के बीच में होता है। तो काव्य गुण से 1 प्रश्न, काव्य दोष से 1 प्रश्न, शब्द शक्ति से 2, अलंकार से 2, रस से 2, छंद से 2। यानी कि ये जितनी भी साहित्यिक व्याकरण है ये सब इक्वल हैं। इनमें से हर टॉपिक में से लगभग कितने 2-2 प्रश्न आ रहे हैं, और हो सकता है किसी एक टॉपिक के अंदर कोई एक आध प्रश्न बढ़ जाए, लेकिन एवरेज यही रहेगा, इसके आसपास ही आएंगे। ऐसा नहीं है कि जैसे शब्द शक्ति से 6-7 प्रश्न आ गए, ऐसा नहीं होगा। या तो 2 आ जाएंगे, या 1 आ जाएगा, या 3 आ जाएगा, या किसी रस के अंदर जैसे 2 आ रहे तो रस में 3 हो गए तो शब्द शक्ति में 1 हो गया, या फिर इसी तरीके से इसी वेटेज में से आते हैं। जो साहित्यिक व्याकरण है वो इक्वल है, सभी में एक जैसे ही आते हैं। उसके बाद में जो अपना स्टार्ट होता है वो है व्याकरण, जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पावरफुल पार्ट है हमारे जो ये पूरा सिलेबस है इसका। इसमें सबसे पहले वाला टॉपिक हम देख लेते हैं वर्ण विचार। वर्ण विचार में 4 से 5 प्रश्न आते हैं। उसके बाद में आते हैं शब्द विचार। शब्द विचार के अंदर हमारे 3 से 4 प्रश्न आते हैं। अब शब्द विचार में क्या आता है, इसमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये मतलब जितने भी टाइप ऑफ वर्ड्स होते हैं, यानी कि जितने भी प्रकार के शब्द होते हैं वो सारे शब्द विचार इसके अंदर आ गए हैं। शब्द शुद्धि इसमें नहीं आई है। फिर एक है यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब यहाँ से ये हो जाएगा कि इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ये संबंध सूचक, विस्मयादि, ये जो सारे प्रश्न होते हैं ये सब मिला करके 4 से 5 प्रश्न आते हैं। मैंने इसके अंदर एक एक को डिवाइड नहीं किया है, लेकिन जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी, और उसमें से हमारे 4 से 5 प्रश्न आते हैं पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में, जिसमें 6 से 7 टॉपिक लगते हैं उसमें से। उसके बाद में आता है अपने वाच्य। वाच्य में से हमारे 1 से 2 प्रश्न आते हैं। उसके बाद में आता है वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि में आते हैं 4 से 5 प्रश्न आते हैं। फिर आता है कारक। कारक में 1 से 2 प्रश्न। फिर आता है वाक्य रचना। वाक्य रचना में हमारे 6 से 7 प्रश्न। वाक्य रचना के अंदर जैसे वो विधानवाचक, निषेधवाचक, ये सारे वाक्य होते हैं, वो संकेतवाचक, इस तरीके से, या फिर वाक्य रचना का जो पद क्रम होता है, इस टाइप से जो वाक्य रचना से जितने भी प्रश्न बनते हैं 6 से 7 प्रश्न इसके अंदर आ जाएंगे। उसके बाद में जो अपना बनता है वो है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह से 4 से 5 प्रश्न आते हैं। उसके बाद में है शब्द शुद्धि। शब्द शुद्धि से हमारे 6 से 7 प्रश्न आते हैं। शब्द विचार अलग चीज़ है, शब्द शुद्धि अलग चीज़ है, जिसके अंदर 6 से 7 प्रश्न हमारे आएंगे शब्द शुद्धि के अंदर। अब एक बात मैं आपको और बता दूं, जो ये आपने वाच्य, वाक्य शुद्धि, कारक, वाक्य रचना, विराम चिन्ह, यहाँ तक जो आपने देखा है ये सभी वाक्य के अंदर ही आएंगे। कैसे? कारक पूछेंगे तो भी एक वाक्य देख के वाक्य के अंदर ही पूछेंगे कि कौन सा कारक किस वाक्य के अंदर जा रहा है। वाक्य शुद्धि में तो वाक्य देंगे ही, वाच्य के अंदर भी वाक्य आएगा आपके, और जो विराम चिन्ह हैं वो भी वाक्य देकर ही उसमें पूछेंगे। तो ओवरऑल अगर आप एक वाक्य को सही तरीके से पढ़ लेते हैं, पूरा क्लियर कर लेते हैं कि उस वाक्य के अंदर कौन से कारक करने हैं, कौन से उसके पद क्रम है, कौन सा उसका निर्माण है, कौन सा काल है, काल विभाजन है, या कितने प्रकार के जो वाक्य हैं, वो सारी चीज़ें जो अगर आप कवर कर लेते हैं और इन सभी को भी उसके साथ ऐड करके अगर कवर कर लेते हैं, तो आपके बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो ऐसे ही, जैसे 20+ जो क्वेश्चन है वो आपके वाक्य देकर ही पूछे जाएंगे, तो आराम से क्लियर हो सकता है। तो आप कोशिश कीजिए कि वाक्य जो आपका है आप उसे थोड़ा अच्छे से क्लियर कर लें, और उसके अंदर हर एक चीज़ को परफेक्टली आप सेट करना सीख जाएं। उसके बाद में हमारा आता है संधि। संधि से हमारे आते हैं 1 से 2 प्रश्न। उसके बाद में आता है समास। समास से 1 से 2 प्रश्न आते हैं। पर्यायवाची, पर्यायवाची से भी 1 से 2 प्रश्न आते हैं। उसके बाद में आता है विलोम शब्द। विलोम शब्द से 2 से 3 प्रश्न आते हैं। फिर आता है उपसर्ग। उपसर्ग से 1 से 2 प्रश्न। फिर आता है प्रत्यय। प्रत्यय से 1 से 2 प्रश्न आते हैं। उसके बाद में स्टार्ट होते हैं समश्रुत शब्द। ये भी हमारा एक टॉपिक लगता है। इस टॉपिक से भी हमारे 1 से 2 प्रश्न जो हैं वो एग्जाम में आते हैं। फिर एक अगला टॉपिक है वाक्यांश के लिए एक शब्द। इस टॉपिक से हमारे लगभग 1 से 2 प्रश्न आते हैं। लोकोक्ति 2 से 3 प्रश्न, और मुहावरे 2 से 3 प्रश्न। इसके बाद में हमारा एक जो है गद्यांश आता है। अभी फिलहाल में तो गद्यांश ही आ रहा है, हो सकता है पद्यांश भी आ जाए। तो गद्यांश आता है वो 4 से 5 नंबर का जो होता है वो इसके अंदर क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये जो पूरा पेपर था उसका हमने अच्छे से एनालिसिस कर लिया है कि कौन से पार्ट से जो है वो अपने क्या चीज़ें आ रही हैं।
तो आप लोगों की डिमांड पर मैंने टॉपिक बाय टॉपिक भी इनका विश्लेषण करके बता दिया है। बस इसमें ऐसा है कि आपको वाक्य की अच्छी पकड़ होनी चाहिए, और बाकी जो ये साहित्यिक व्याकरण है ये इक्वल है सभी में, और जो बाकी ये काल विभाजन है, ये जो काल विभाजन है ये भी लगभग इक्वल है। शिक्षण विद्या 20 नंबर की है, और गद्य पद्य को भी आपको अच्छे से करना पड़ेगा। तो ये रहा आपका जो क्वेश्चंस, पूरा टॉपिक बाय टॉपिक बताइए, तो वो सब मैंने कर दिया। इसके अलावा हो सकता है कि और भी टॉपिक मेरे से इसमें छूट गए हों, तो ऐसा नहीं है कि उसमें से नहीं आते, उन टॉपिक्स को भी आपको पढ़ना है, कवर करना है, क्योंकि उनमें से भी 1 से 2 प्रश्न तो आते ही होंगे किसी न किसी एग्जाम में। हो सकता है किसी एग्जाम में आ जाए, किसी में से ये एक आध प्रश्न छूट जाए जो 1-2 नंबर के आ रहे हैं। हो सकता है उस टॉपिक में से कोई क्वेश्चन कम हो जाए और कोई अदर टॉपिक बच रहा है तो उसमें से आ जाए। तो लगभग जो मेन और इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैंने उनका जो है वो एनालिसिस कर लिया है, व्याकरण के अंदर भी कर लिया है, क्योंकि व्याकरण में बहुत सारे टॉपिक लगते हैं, लेकिन आपको यहाँ शॉर्ट में लिख के दिखाया गया है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को अगर मैं ऐसे बड़ा करके लिखूंगी तो पूरे इतने टॉपिक, उसके इतने सारे टॉपिक और बन जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ व्याकरण के इतने टॉपिक लिखे हैं, आपको हर एक टॉपिक को सही से समझना होगा, तभी आप इस एनालिसिस को भी सही तरीके से समझ पाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो ये जो रहा है पूरा पेपर का एनालिसिस है, ये पूरा एनालिसिस मैंने पुराने पेपर्स को पढ़ करके, पुराने पेपर्स के आधार पर किया है, तो उसी आधार पर हैं ये सारी चीज़ें। तो आप एक बार इन सबको फिर से देख लीजिए। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो इस पूरे पेपर का एनालिसिस कुछ इस प्रकार से किया गया है। तो आप देख लीजिए कि आपका कौन सा पार्ट कमजोर है और आपको किस चीज़ को किस तरीके से पढ़ना है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और ऐसे ही आरपीएससी 2nd ग्रेड से रिलेटेड, हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड, या फिर फर्स्ट पेपर से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।